द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जितना भी समय आपके पास है इसमें आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। यही प्रैक्टिस सेट आपको ये बताएंगे कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। इसी उद्देश्य से हम लोग आपके जो सेकेंड पेपर है सामाजिक अध्ययन, उसके टोटल 100 प्रश्नों का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो चलिए फटाफट अपने सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम। तो भैया इस प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी। यानी कि उत्तर वैदिक काल में आर्य भारत के किस भाग के बारे में नहीं जानते थे, ये आपको बताना है। विकल्प आपको पढ़ना है और विकल्प पढ़ के आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चलिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर ना करना चाहें तो अपने मन में भी आंसर को दोहरा सकते हैं। और पहले प्रश्न के लिए हमारा विकल्प सी सही रहेगा। कृष्णा नदी घाटी तथा दक्षिण भारत का जो भाग था उसके बारे में आर्यों को जानकारी नहीं थी। दूसरे नंबर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे। तो वेदों और श्रुतियों के अंग कौन से नहीं थे ये आपको बताना है दूसरे नंबर पे, और इसका नाम है होता है पुराण। पुराण विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। 3 पे चलते हैं, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन हैं। तो महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी और इसके संस्थापक जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है बिरला साहब, घनश्याम दास बिरला। विकल्प भी आपका सही रहेगा। जल्दबाजी में अंबेडकर साहब को टिक जो है मत लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो महात्मा गांधी ने बेलगांव में, कर्नाटक में बेलगांव है उसमें 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। आगे बढ़ते हैं, नादिर शाह द्वारा बनाया गया मुगल बादशाह कौन था। फटाफट आंसर देना है, कोई इसमें ढीला हवाली नहीं करना है। विकल्प आप बताते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। और 5वें प्रश्न में मोहम्मद शाह हमारा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने छठे नंबर के प्रश्न पर। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था। ठीक है, विकल्पों को ध्यान से पढ़ लीजिए, बड़े बड़े विकल्प हैं और सोच समझ के आंसर दीजिए, गलत तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पर विकल्प बी हमारा सही रहेगा, भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। विकल्प बी इस प्रश्न के लिए सही रहेगा। राज प्रथम की माता का क्या नाम था। तो राज प्रथम की जो माता थी उनका नाम था बानवन महादेवी, यानी कि विकल्प आपका डी वाला बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, वो कौन सा चोल शासक था जिसने गंगैकोंड चोल की उपाधि को धारण किया था। तो गंगैकोंड चोल किसे कहा जाता था, इसे कहा जाता था राजेंद्र प्रथम को। तो विकल्प भी आपका यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति को बनाए रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो जौनपुर नगर किसकी याद में बनाया गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर बनाया गया है। और किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ये नगर बनाया नहीं था, ये पहले उसका जो भी नाम था उसको नाम को परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, कोई नगर बना थोड़ी सकता है। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पर। इसमें आपको सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, कौन पहले आया फिर कौन बाद में आया फिर कौन बाद में आया, यही क्रम आपको बिठाना है। 10वें नंबर के प्रश्न पर थोड़ा सोच समझ लीजिए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो 10वें नंबर में जो आपका पहला वाला विकल्प है, सबसे पहले निजामुद्दीन औलिया आएंगे, फिर उसके बाद कबीर, फिर मीराबाई और फिर तुलसीदास साहब आएंगे। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। 11 नंबर पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है मकबरा नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये जो चार मीनार है ये किसी का मकबरा नहीं है, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, वो पुर्तगाली कौन था जो 1498 में कहाँ पर आया था, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करके भारत पहुँचा था। तो यानी कि प्रश्न तो बहुत ही आसान है लेकिन इसको घुमा फिरा के पूछ लिया गया था। उस प्रश्न में आंसर क्या होगा, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1498 में ये पुर्तगाल का यात्री था जो पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था। तो पहला वाला विकल्प हमारे यहाँ पर सही रहेगा। 13 नंबर पर चलते हैं, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह है वह एक राष्ट्रीय विद्रोह है।
ऐसा किसने कहा था? तो 13वें प्रश्न में बेंजामिन डिजराइली, आपका जो विकल्प डी है ये आपका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 14 नंबर पर चलते हैं। नीचे स्वाधीनता संग्राम के संबंधित कुछ व्यक्ति दिए गए हैं, ठीक है, और उन्होंने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था ये दिया गया है, और इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, समाचार पत्र निम्नलिखित व्यक्तियों ने प्रकाशित किए थे, कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है द पायनियर से, जो कि बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी पायनियर अखबार से नहीं संबंधित हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न के लिए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सबको पता है, नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में निश्चित किया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाने की घोषणा किया था? इन्होंने कुल मिला के दंगे फसाद करने की इनकी योजना थी, वो किया भी था इन्होंने। तो 16 नंबर में कौन सा विकल्प सही रहेगा? ये देखिए यहाँ पर बी तो नहीं लिखा है, लेकिन यही बी वाला ही सही रहेगा, 16 अगस्त 1946। आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो करो और मरो का नारा जो सबसे आखिरी वाला आंदोलन था उसी के लिए दिया गया था। तो सबसे आखिरी में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। एक स्थान है जिसका नाम है लहुरा देव। लहुरा देव आपको बताना है किस जनपद में है। ये हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित है, और किस जनपद में है? ये संत कबीर नगर में है। विकल्प भी यहाँ आपका बिल्कुल सही रहेगा। 19 नंबर पर चलते हैं। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित स्थानों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में कौन कौन सा स्थान है? ये सिंध वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तो ये आपके 4 स्थान हैं, इनमें से कौन कौन सा सिंध में है ये आपको बताना है। तो देखिए दूसरे नंबर पे कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन है? चन्हूदड़ो। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर हैं भैया? सिंध में है, यानी कि 19 नंबर के लिए आपका विकल्प भी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में निष्क्रमण के बाद और समावर्तन से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो हिंदू धर्म के ये कुछ संस्कार हैं जिसमें निष्क्रमण और समावर्तन के पहले कितने संस्कार होते हैं ये बताया गया है। तो यहाँ पर टोटल 7 संस्कार होते हैं। विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। आगे बताना है, उस भारतीय राजा का आपको नाम बताना है जिसने सिकंदर को झेलम के तट पर पराजित किया था। तो झेलम नदी के तट पर पंजाब के ये राजा थे, और इन्होंने सिकंदर को झेलम नदी के तट पर दोनों की लड़ाई हुई थी जिसमें सिकंदर पराजित हुए थे। कुछ लोग कहते हैं कि पौरुष पराजित हुए थे, तो यहाँ पर उस राजा का नाम है पौरुष, और कुछ लोग कहते हैं सिकंदर पराजित हुए थे। तो कोई बात नहीं, कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, तो विकल्प हमारा बी वाला यहाँ पर सही रहेगा। 22 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से दाय भाग का लेखक कौन है? तो दाय भाग का लेखक कौन है ये आपको बताना है 22 नंबर में, और यहाँ पर आपका विकल्प सी वाला जिमूत वाहन बिल्कुल सही रहेगा। 23 नंबर पर चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपके थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, और इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न हैं वो खतरनाक ही हैं, इसलिए सोच समझ के आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में अर्थशास्त्री कौन नहीं है? अब देखिए यहाँ पर स्मिथ और ये कीन्स भाई साहब ये अर्थशास्त्री नहीं है। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही दिया गया है। अब ये प्रश्न को हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। विकल्प डी अगर कीन्स हमारा सही है तो कीन्स क्या है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कि सोच समझ के थोड़ा सा कीन्स के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। कीन्स किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये अगर अर्थशास्त्री नहीं है तो क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 24 नंबर पर चलते हैं। किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो योजना है, वो किस देश की योजना प्रणाली पर आधारित है, जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं? तो 24 नंबर में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? सोवियत संघ का है, यानी सोवियत योजना। विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें मेल मिलाप करना है। 25 नंबर में जोड़ा मिलाना है, और इसमें 5 आपके टर्म्स हैं, पांचों को जोड़ा मिलाना है, कौन किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए जोड़ा मिलाते हैं, और विकल्पों को हम लोग बाद में देखेंगे। एडम स्मिथ किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो ये
संबंधित हैं, कहाँ पर जाएगा, कर, कर के सिद्धांत से संबंधित हैं। उत्पाद शुल्क किससे संबंधित, अप्रत्यक्ष उत्पाद शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। जे एम कीन्स किससे संबंधित हैं, कीन्स साहब राजकोषीय नीति से संबंधित है। अनुत्पादक ऋण ये किससे संबंधित है, तो ये जाएगा, अनुत्पादक ऋण होता है युद्ध वित्त से संबंधित है। और आयकर जो होता है प्रगतिशील कर माना जाता है। तो आपका 4 1 5 2 3 ये क्रम बन रहा है। 4 1 5 2 3 ये आपका पहला वाला विकल्प ही सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो ब्याज का क्लासिकल सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था वालरस ने। एक मिनट, सॉरी, हाँ, वालरस ने किया था। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्पाद बढ़ने पर LAC वक्र गिरता है, इसका क्या कारण होता है। तो 27 नंबर में आपका बी वाला विकल्प पैमाने की बचतें, ये वाला दिया गया है विकल्प, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। अभी इकोनॉमिक्स हमारा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला दिया गया है NNP का, इसमें से कौन सा फार्मूला आपको सही है ये आपको बताना है। ये दो फार्मूले दिए गए हैं, दोनों सही हो सकते हैं अथवा दोनों गलत हो सकते हैं, NNP का और जो प्रत्यक्ष कर से संबंधित फार्मूले हैं। तो बताइए कौन सा फार्मूला आपका सही है। तो NNP का मतलब होता है जो आपका GDP होता है, यानी कि GNP में से जो आपका हास होता है उसको घटा देते हैं, तो वही आपका NNP होता है। तो ये दूसरा वाला सही है। तो इस प्रकार 28 नंबर में विकल्प बी केवल 2 हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो विनिवेश आयोग की स्थापना अगस्त 1996 में किया गया था। पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही है। कंपनियों द्वारा प्रदत्त लाभांश घोषित किया जाता है, तो क्या इसमें सही रहेगा 30 नंबर में। तो ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखा है, अभिदत्त पूंजी पर, विकल्प भी यहाँ पर आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लगान मजदूरी एवं लाभ को आर्थिक विकास प्रक्रिया में शामिल करने वाले अर्थशास्त्री कौन है। तो इनका नाम है रिकार्डो। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न वस्तुओं में से किसकी कीमत मांग लोच सबसे कम है, किसकी कीमत मांग लोच सबसे कम है। तो 32 नंबर में क्या आपका सही होना चाहिए, आपका नमक, विकल्प डी आपका सही होना चाहिए। 33 नंबर पर बढ़ते हैं। एक सामान्य वस्तु के लिए प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव किस प्रकार से होता है सामान्य वस्तुओं के लिए। तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला विकल्प है सदैव धनात्मक, ये आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से मोड वेट से तात्पर्य है, मतलब मूड वेट क्या है यही आपको बताना है दिए गए विकल्पों में। तो ये होता है उत्पादन शुल्क, अंतिम वस्तुओं पर लगाने की व्यवस्था को ही MOD VAT कहते हैं। विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। 35 नंबर पर चलते हैं। आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में से किस एक का उल्लेख रोस्टोव ने नहीं किया है। तो रोस्टोव ने किसका उल्लेख नहीं किया है ये आपको बताना है, दिए गए विकल्पों को ध्यान से आप देख लीजिए। तो यहाँ पर 35 नंबर में एकाधिकारी पूंजीवादी की अवस्था, यानी कि विकल्प भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत रेखा का स्वरूप होता है। तो कीमत जो होती है वस्तुओं की, उसकी जो रेखा का स्वरूप होता है वो कैसे होता है, ये इन 4 समीकरणों में से कौन सा आपका सही रहेगा। और यहाँ पर आपका सी वाला सही होगा, AR इज ग्रेटर देन MR। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पर। इसमें एक फार्मूला लिखा गया है और फार्मूले में आपको पूछा गया है कि ये आपका फार्मूला है और फार्मूला देकर ये पूछा गया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये फार्मूला तो मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता होगा तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 37 नंबर में आपका 1/2 आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुम्पीटर विकास मॉडल की क्रमिक प्रक्रिया क्या होती है। तो इस विकास मॉडल में एक के बाद एक कौन से चरण आते हैं यही आपको बताना है। तो 38 नंबर में सबसे पहले वर्तुल प्रभाव भंग करना, फिर नव परिवर्तन, फिर बैंक शाखा और मधुमक्खी समान झुंड। विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा सुम्पीटर विकास मॉडल के लिए। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर पर।
देखिए यहाँ पर आप जो इकोनॉमिक्स के प्रश्न पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छे खासे लेवल के हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वीडियो लेक्चर छोड़ के चले जाइए, अभी आपके ज्योग्राफी के प्रश्न मिलेंगे, फिर पॉलिटी के प्रश्न मिलेंगे, तो बड़ा मज़ा ही आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा बने रहिए और धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। आपकी परीक्षा में किसी भी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, आसान भी आ सकते हैं, कठिन भी आ सकते हैं, तो सबके लिए तैयार रहना ना। 39 नंबर का प्रश्न आपने इतनी देर में पढ़ ही लिया होगा और इसमें आपका विकल्प सी वाला बिल्कुल सही रहेगा। 40 नंबर पर चलते हैं। किसी देश को पूंजी की दृष्टि से सुसंपन्न देश उस स्थिति में कहते हैं जब, आपके ये दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि दोनों सही है अथवा एक सही है या कौन सही है, ये आपको बताना है। तो सुसंपन्न देश होने की जो कंडीशन होती है वो सिर्फ हमारा कथन दो ही पूरा करता है, यानी कि यहाँ पर हमारा विकल्प बी वाला बिल्कुल सही रहेगा, केवल दो। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर पर। अनुकूलतम प्रशुल्क उस बिंदु पर होता है जहां प्रस्ताव वक्र लोच किस प्रकार से होता है, ये आपको बताना है। तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही रहेगा, इकाई से अधिक परंतु अन्नत से कम होती है। तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। G15 क्या है ये आपको बताना है। तो G15 भैया विश्व के विकासशील देशों का संगठन है, विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। तो जीडीपी में जो तृतीय क्षेत्र होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि विकल्प सी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। 44 नंबर पर चलते हैं। भारत में ग्रामीण अवस्था विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? सॉरी। तो ये ग्रामीण अवस्था विकास अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को संचालित कौन करता है? तो संचालित करता है नाबार्ड, पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी निम्न में से कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो देखरेख करता है वो विश्व व्यापार संगठन करता है, विकल्प भी यहाँ पर हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य वर्ग का स्वर्ण कोष रहना आवश्यक होता है? तो रिजर्व बैंक जो नोट छापता है तो उसके पास कम से कम कितना स्वर्ण कोष होना चाहिए? तो 46 नंबर में आपका 115 करोड़ रुपया, विकल्प बी वाला आपका बिल्कुल 46 नंबर में सही रहेगा। 47 नंबर में आपको जोड़ा मिलाना है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया था ये आपको जोड़ा मिलाना है। तो चलिए भैया पहले जोड़ा हम लोग मिला लेते हैं, बाद में विकल्पों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। असंतुलित विकास सिद्धांत ये किससे संबंधित है? तो ये मैन से संबंधित है, हर्षमैन से। प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत ये कहाँ पर जाएगा? ये नर्क से भाई साहब के पास जाएगा, यानी पहले नंबर पे। श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये आर्थर महोदय ने दिया था। तो ये कहाँ पर है? ये चौथे पे हैं। और जो बचा है उसको जो बचा है उससे आप मिला दीजिए। तो क्रम आपका बन रहा है 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 कहाँ पर है? 2 1 4 3 आपका विकल्प बी में है, तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए भैया खतरनाक वाले सारे आपने इकोनॉमिक्स के प्रश्न स्टार्ट कर लिए हैं। अब हमारा आ चुका है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में बताना है कि हरित जो गृह प्रभाव होता है वो किस कारण से घटित होता है। तो ऐसे प्रश्न तो आपको रट गए होंगे, और इसमें सबको पता है हरित गैस जो प्रभाव होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है। तो विकल्प ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 39 नंबर के प्रश्न में आपको क्या करना है कि कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। किस फसल की कौन सी किस में है वैरायटी है और कौन सा इसमें जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। चावल की जो वैरायटी होती है, जो किस्म होती है, वो बादशाह होती है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए। पचास प्रश्न सॉल्व करते करते हालत ख़राब हो जाती है, खांसी आने लगेगी, दुनिया भर की दिक्कतें होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर पर। समस्त पृथ्वी के 50 नंबर नहीं 100 नंबर प्रश्न सॉल्व करने पे आगे बढ़ते हैं। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो ऐसा प्रश्न जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही आपसे पूछा जा रहा है। कुल मिला के लगभग 71% भाग पर जल है, विकल्प डी यहाँ पर गलत सॉरी सही होगा। आप जल्दबाजी में ये 75% वाला टिक करके मत आइएगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है, विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा।
महासागर की बात हो रही है, सागर की बात नहीं हो रही है। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कत्था बनाने के लिए हम लोग खैर के पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। आगे आपको क्या करना है भैया, इसमें आपको जोड़ा मिलाना है। तो चलिए पहले जोड़ा मिलाते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। एक तरफ जलधाराएं हैं और एक तरफ वो कहाँ पर बहती हैं, इसी से संबंधित यहाँ पर बात हो रही है। तो चलिए जोड़ा मिलाते हैं। गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है, सॉरी यहाँ पर जलधारा नहीं है, वो किस प्रकार की जलधारा है ये आपको बताना है। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा होती है, तो चौथे नंबर पर जाएगा। पश्चिमी वायु प्रवाह से पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर, अच्छा ये तो सीधा सीधा जा रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पेरू धारा कहाँ पर होती है? तो पेरू धारा होती है प्रशांत महासागर में। देखिए इसमें कुछ ऐसा पूछा गया है कि वो किस प्रकार की धाराएं हैं, कुछ ऐसा पूछा गया है कि वो कहाँ पर हैं, ठीक है। तो मतलब मिक्स दिया गया है, तो आप भी जो भी है जैसा भी है उसको कर लीजिए। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ये कहाँ पर बहती है? हिंद महासागर में बहती है, तो ये तीसरे नंबर पर जाएगा। तो 4 2 1 3 आपका क्रम बनेगा। तो घुमा फिरा के ये प्रश्न दिया गया था, तो कौन सा क्रम है? 4 2 1 3, 4 2 1 3 कहाँ पर है? आपके पहले विकल्प में है, तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर पर। इसमें कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। 54 नंबर के प्रश्न में कौन सी धारा कहाँ पर है ये लिखा गया है, उसमें एक आपका गलत है, तो सोच समझ के बताइए कौन सा गलत है। तो 54 नंबर की जो प्रश्न में जो हम्बोल्ट धारा लिखा है उत्तरी प्रशांत महासागर, ये वाला गलत है, यानी जो गलत है वही हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। जिला पर्यावरण वाहिनी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष जिले में जो सबसे हाई पावर किसके पास होती है? जिला कलेक्टर के पास होती है, तो यही पदेन अध्यक्ष होगा। 56 नंबर पे चलते हैं, और इसमें भी आपको क्या करना भैया, जोड़ा मिलाना है। तो चलिए भैया 56 नंबर में भी पहले जोड़ा मिलाते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। ये अफरीदी, अफरीदी लिखा ना, इसको अफ्रीका से मत समझिएगा। ये अफरीदी मतलब होता है आफरीदी, शाहिद आफरीदी, नालायक साहिब आफरीदी जो हैं ये पाकिस्तान की जनजाति, ये बहुत खूंखार जनजाति होती है, लड़ाकू होती हैं। तो अफरीदी जनजाति कहाँ रहेगी भैया? पाकिस्तान में रहेगी। और जुलू कहाँ पाए जाएंगे? तो जुलू आपका सीधा सीधा जाएगा, नटाल के प्रांतों में पाए जाते हैं। और माओरी ये न्यूजीलैंड में है। और माया जो बची है, माया सभ्यता कहाँ पर थी? अमेरिका में थी। तो आपका 4 2 1 3 ये आपका क्रम बन रहा है। 4 2 1 3 कहाँ पर है? 4 2 1 3 ये आपका विकल्प सी में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। चलिए 4 विकल्प आपके सामने लिखे गए हैं, इसको पढ़ लीजिए और कौन सा गलत है ये बताने की कोशिश करिए। यहाँ पर विकल्प सी में देखिए, रूपांतरित चट्टानों को जलीय चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि वे जल के माध्यम से बनी है, ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है, और बाकी सब आपके सही है। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर पर। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? तो मैप में जब हम लोग समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ते हैं तो उस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो उस काल्पनिक रेखा को समवर्षा रेखा कहा जाता है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। संसार की सबसे बड़ी झील टिटकाका है, और टिटकाका कहाँ पर है यही आपको बताना है। तो टिटकाका है पेरू और बोलिविया की सीमा पर। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो लैप्स जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं वहाँ पर आपकी पाई जाती हैं। स्कैंडिनेवियाई जो देश 4-5 देश हैं, स्वीडन और नॉर्वे, वहीं सबके आसपास लैप्स जनजातियाँ पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर बना है? तो बोर्डो बंदरगाह के बारे में बताना, ये फ्रांस में है और किस नदी के किनारे है? तो ये है गेरू नदी के किनारे। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बबूर, खैर और खिजड़ी निम्नलिखित में से संबंधित हैं। तो ये जो पेड़ हैं बबूल के, खैर के, खिजड़ी के, ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? थोड़ा सा पीडीएफ इसमें सही नहीं आया है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में ये सारे पेड़ पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष जब वर्षा होने के बाद किस दिशा में दिखाई देता है? पूरब दिशा में दिखाई देता है। पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। निम्न में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो स्वर्ण द्वार का नगर कौन है भैया? स्वर्ण द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को है, जो कि अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर पे। इसमें आपको जोड़ा मिलाना है
और कौन से पठार पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये आपको 65 नंबर में जोड़ा मिलाना है। तो चलिए पहले जोड़ा हम लोग मिलाते हैं, विकल्पों को बाद में देखेंगे। कर्नाटक पठार में क्या पाई जाएगी, लाल मिट्टी। नागपुर पठार में क्या पाई जाएगी, नागपुर का पठार लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। नागपुर के पठार में लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। मालवा का पठार किससे संबंधित रहेगा, मालवा का पठार रेगुर मिट्टी से संबंधित रहेगा। और उत्तरी सकार तट जो है वो जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। तो आपका 2 3 1 4 क्रम बन रहा है, और 2 3 1 4 2 3 1 4 ये आपके विकल्प डी में है। तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी रचना है, तो एंथियोप्रोजियोग्राफी किसकी रचना है भैया, सोच समझ के आंसर दीजिए। तो ये रेट जेल की रचना है, फ्रेडरिक रेट जेल, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। इस प्रकार के जो अंग्रेजी वाले शब्द होते हैं इसमें पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, पूरा आप पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। उसका थोड़ा सा अपने मन में क्या बना लीजिए, थोड़ा सा कुछ भी बना लीजिए, पीछे के एक दो शब्द मिला के। जैसे जेल भाई साहब ने एंथ्रोपोलियोग्राफी लिखा था, ऐसा आप सिर्फ जेल पढ़िए, ठीक है, जेल पढ़िए या रेट जेल पढ़िए, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बना लिया कीजिए अपने हिसाब से। खांसी और गारो जयंतियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये मेघालय में पाई जाती हैं। और किस पठारी पर पाई जाती हैं, खांसी और गारो पहाड़ भी हैं और ये जनजातियाँ भी हैं, दोनों आप याद रखिएगा। किस देश में सबसे अधिक खनिज तेल के संचित भंडार हैं, तो खनिज तेल का जो संचित भंडार है वो कहाँ में पर है, तो सबसे ज़्यादा तो अपना सबको पता है भैया, सऊदी अरब में है। आगे बढ़ते हैं। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाकू जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाकू जो क्षेत्र है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। 70 नंबर पर चलते हैं, और इसमें आपको 5 गैसों के बारे में लिखा है, आपको बताना है कि अवरोही क्रम में से सजाना है, सबसे ज़्यादा कौन होगा, फिर उससे कम गैस कौन पाई जाती है, फिर उससे कम गैस कौन सी पाई जाती है, यही आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन पाई जाएगी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कम कौन होगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कम कौन सी रहेगी भैया, ऑक्सीजन से कम आपकी ऑर्गन है। ऑर्गन से कम आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड से कम, सबसे कम इसमें नियॉन है। तो यानी 1 3 4 2 5 ये आपका क्रम बन रहा है, 1 3 4 2 5, 1 3 4 2 5 ये आपका विकल्प सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था, तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम है BN राव, विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को कहाँ से उधार लिया है, यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं यही बताना है। घुमा फिरा के ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो ये हमारा अमेरिका बिल्कुल सही रहेगा। 73 नंबर बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी, तो संघीय शासन की जो व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी, तो यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, उसी में ये व्यवस्था की गई थी, विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, तो भैया कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये अपना था 42वां संविधान संशोधन, विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है, तो 45 नंबर में क्या सही होना चाहिए, 45 नंबर में जनहित याचिका आपका सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, किसकी कमेटी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, और सबको पता है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 77 नंबर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है, तो चलिए भैया सहभागी लोकतंत्र की विशेषता बताना है और कौन इसमें नहीं है, ये आपको करना है। विकल्पों को ध्यान से पढ़ लीजिए, और यहाँ पर विकल्प सी शक्तियों का केंद्रीकरण, यही आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा था, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहा था जोन्स भाई साहब ने, मॉरिस जोन्स ने ऐसा कहा था, विकल्प ए हमारे यहाँ पर सही रहेगा। 79 नंबर पर चलते हैं। प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है, तो दिए गए विकल्पों में आपका नौकरशाही विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, जो आपके कानून बनाने की प्रवृत्ति होती है उससे नौकरशाही की जो शक्तियाँ होती हैं उनमें वृद्धि हुई है।
चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं इस पर, आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर पर चलते हैं। नागरिकों द्वारा अपने मूल अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, किस प्रकार से की जा सकती है ये आपको बताना है। तो स्वाभाविक सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि राज्यपाल जो किसी राज्य में होता है स्वयं इस्तीफा ना देना चाहे तो उसे किस तरीके से उसके पद से हटाया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर 3 तरीके लिखे गए हैं, इनमें से कौन कौन सा आपका सही होगा ये आपको बताना है और विकल्प आपके नीचे लिखे गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ आपका जो पहला वाला कथन है, राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत करके, यानी राष्ट्रपति ही उसे उसके पद से हटा सकता है, तो ये हमारा सही रहेगा। और ए वाला कहाँ पर है, विकल्प बी में है, तो विकल्प बी इस प्रश्न के लिए आपका सही रहेगा। ये वाला देख के निशान नहीं लगाना है, ये वाले देख कर आपको निशान लगाने हैं, नीचे वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या सही नहीं है। चलिए भैया बताइए, इन 4 जो आपके कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा गलत है, पढ़ लीजिए थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पर जरा डी नंबर को ध्यान से देखिए। 42 नंबर में राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकता है, ये वाला बिल्कुल गलत है। महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हम लोग हटा सकते हैं, हम लोग मतलब लोकसभा और राज्यसभा मिलकर हटा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो बच्चों वाला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है। तो किसी बिल को अनुमति ना दे, ये अधिकार राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका 84 नंबर प्रश्न के लिए आपका कौन सा सही रहेगा, आर्टिकल 111 आपका सही रहेगा, आर्टिकल 111। लोकसभा का कोरम पूरा करने के लिए कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत भाग होना चाहिए। तो सबको पता भैया, टोटल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो संयुक्त बैठक बुलाना होता है तो किस लिए बुलाई जाती है। हाँ, 86 नंबर में आपका विकल्प सी वाला साधारण विधेयक के लिए बुलाई जाती है, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 87 नंबर चलते हैं। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है। तो धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। जरा सोच समझ के आंसर दीजिए। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पर आधारित है, विकल्प भी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। तो समेकित निधि से जो राज्यों को अनुदान दिए जाते हैं उस पर सिफारिश कौन करता है, राष्ट्रपति से। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी वाला लिखा गया है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम निर्वाचन आयोग का होता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो होता है वो राज्यपाल करता है, विकल्प 91 नंबर में विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 5 मौसमों का बाग कहाँ पर है। तो जो 5 मौसमों का बाग है वो महरौली के समीप है, विकल्प भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए भैया, विश्व प्राकृतिक धरोहर इनमें से कौन है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है और राजस्थान में है, ये आपका विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ पर है। तो ये है आपका बेंगलोर में, तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जिसको बेंगलुरु में है, तो ये आपका विकल्प ए यहाँ पर सही रहेगा। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है। तो सुल्तानपुर वर्ल्ड जो सेंचुरी है ये आपका गुरुग्राम में है, विकल्प सी 95 नंबर प्रश्न के लिए सही रहेगा। 96 नंबर पर चलते हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो विद्युत उत्पादन का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो जल विद्युत है भारत में। ठीक है, तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा।
अब 97 नंबर से आपके, क्योंकि आप सामाजिक जो अध्ययन है जिसमें इतिहास भूगोल आपको पढ़ाया जाता है उसकी आप अध्यापक बनने वाले हैं। 4600 आपकी पे ग्रेड है, लगभग 60,000 वेतन है। तो ऐसी कंडीशन में दो चार प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में आपको शिक्षण से संबंधित भी दिए गए हैं, लेकिन आपके कहीं भी सिलेबस में शिक्षण से संबंधित प्रश्न आएंगे ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो ये 97, 98 और 99 प्रश्नों को हम लोग छोड़ देते हैं। इसको आप लोग क्या करिएगा, अगर आपको पढ़ने का मन होगा तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से बैठ के इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। आपका इस जो आंसर शीट है वो भी नीचे दी गई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरे सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के टोटल 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन 100 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा, जिससे हम लोग भी धीरे धीरे ग्रोथ कर सकें। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।